रात के 12:30 बज गए हैं। पता है। कहाँ थे अब तक? ऑफिस में था भाई, काम कर रहा था। काम कर रहे थे? ओह गॉड सेक प्रीति, और ये रात भर तुम जाग कर मेरा इंतजार मत किया करो, बिला वजह तुम अपने आप को थका लो। वैसे भी दिन भर में ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिससे मुझे थकावट महसूस हो, और रात को भी तुम्हारे आने का इंतजार नहीं करूंगी तो कई कई दिनों तक तुमसे बात करने के लिए भी तरस जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ बचा है। मैं भी हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी न बचा हो, लेकिन ये मत भूलो कि हमारी 3 बेटियां हैं। हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता हो या ना हो, हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो या ना मानते हो, लेकिन हम हमारी बेटियों के लिए माँ बाप है, और डैडा के लिए तुम उनके एक बेटे हो और मैं बहू। प्रीति सीधा क्यों नहीं कह देती कि तुम कुछ फैमिली मैटर डिस्कस करना चाहती हो? मैं आयशा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आयशा के बारे में क्या बात करना चाहती हो? वो अशोक से शादी करना चाहती है। अशोक? कौन अशोक? वही जो रूपाली का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। आयशा उस गधे से शादी करना चाहती है? वो तो उसको जानती तक नहीं। ये हम सोचते हैं, वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, अगर तुम्हें बात करनी ही है तो प्लीज कोई और टॉपिक डिस्कस करते हैं। रवि, मैं यूं ही डिस्कस करने के लिए तुमसे बात नहीं कर रही, बट दिस इज अ फैक्ट। ये फैक्ट नहीं है, ये बेवकूफी है। ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हारी बात मैं मानती हूँ, लेकिन वो उससे शादी करना चाहती है। उससे कह दो नहीं, उसे कह दो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुझे मंजूर नहीं है। रवि, हम कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं डिस्कस कर रहे, हम आयशा की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं उसे ये नहीं कह सकती कि तुम्हारा बाप इस शादी के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। उससे ये फैसला किया है। कैसे फैसला कर लिया उसने? अशोक से शादी करेगी। इस चीज से सिर्फ एक बात साबित होती है कि उस लड़की का दिमाग सिर्फ इतना सा है। अशोक, अरे तुम जानते हो अशोक गटर से निकला हुआ एक चूहा है। मैं तो बल्कि अपनी किस्मत पर खुश हो रहा था कि अशोक जैसे लड़के से रूपाली का मिलना जुलना। अशोक तो रूपाली का बॉयफ्रेंड हुआ करता था ना। ये आयशा उसके चक्कर में कैसे पड़ गई और शादी करने का कैसे फैसला कर लिया? अशोक से शादी करेगी वो। तुम उससे कह देना कि अशोक से मिलने तक की उसने कोशिश की ना, तो देख लेना। रवि, आयशा और अशोक काफी अरसे से एक दूसरे को मिल रहे हैं। शायद तुम उसे इनकरेज नहीं कर रही हो, लेकिन इस टॉपिक को तुम उसके साथ डिस्कस नहीं करो। एंड एज फार एज दैट बॉय इज कंसर्न्ड एंड आवर फैमिली इज कंसर्न्ड, ही इज आउट। तुम इस अशोक के चक्कर में कैसे फंस गए? कौन है यार? सॉरी नितिन, मैं इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। I want to kill myself, नितिन। मैं मर जाना चाहती हूँ। Come in, समझ रहा हूँ। What's the matter? नितिन, दीपक और निशा दोनों एक हो गए और वो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहते हैं। नहीं नितिन, दीपक मुझे इतने सालों तक बेवकूफ बनाता रहा। उसने मुझसे कहा कि वो बिजी है और वो अपनी बेटी और बच्ची के साथ चाइनीज डिनर खाने गया। खुदा ना करे। लेकिन उसने तुम्हें ये क्यों बताया? क्योंकि खुराना अंकल मेरे वेल विशर है और वो चाहते कि मैं हकीकत को देखूं। देखो ये सब बातें मत करो। प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। आओ यहाँ, आओ बैठो बाबा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोने से कुछ नहीं हासिल होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर हम बाहर चलते हैं। ओके? नहीं, कोई फायदा नहीं
जहां तक प्रिया का सवाल है, उसको लेकर तुम्हारी जिंदगी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मेरी बात का यकीन मानो निशा, प्रिया अब दीपक से कभी नहीं मिलेगी। ये मामला मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर आया हूँ। लेकिन दीपक प्रिया को कभी नहीं छोड़ेगा। पता नहीं प्रिया ने दीपक पर क्या जादू किया है, वो तो पागल जैसा हो गया है। मेरी बात का यकीन मानो निशा, दीपक अब ऐसे घर का दरवाजा खटखटाएगा जहां कोई नहीं रहता, और खाली घर का दरवाजा आप कब तक खटखटाएंगे? कभी न कभी तो वो हमेशा के लिए लौट कर आएगा। हाँ। मगर मुझे समझ में नहीं आता निशा, तुम ये सब क्यों झेल रही हो? इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रही हो इतना? अपने घर की वजह से। मैंने बचपन से एक परफेक्ट घर का सपना देखा है, और मैं चाहती हूँ कि सपना सच साबित हो। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को भी इसी तरह की जिंदगी मिले, तभी तो आगे चलकर वो जिंदगी के थपेड़ों का सामना कर पाएगी। तुम अब घर जाओ और चैन से रहो। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि दीपक अब प्रिया से कभी नहीं मिलेगा। मेरी प्रिया से कोई लड़ाई नहीं है, अगर है भी तो सिर्फ दीपक की वजह से, क्योंकि मैं दीपक को पाना चाहती हूँ। दीपक मेरा पति है। दीपक प्रिया से मिलता है या नहीं मिलता, ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं दीपक से प्यार करती हूँ, दीपक भी उसी तरह मुझसे प्यार करे। मुश्किल काम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो मैंने दीपक के साथ किया है उसके लिए वो मुझसे बहुत नफरत कर रहे होंगे। खैर, मैं चलती हूँ। शेखर। अंकल, अंकल, शेखर पुलिस स्टेशन चला गया है। क्या क्या बकवास कर रहे तुम? वो अपने कमरे में सोया हुआ है। नहीं आंटी, शेखर यहाँ नहीं है। शेखर रात को हमारे पास आया था और उसने मुझसे कहा कि सुबह होते ही मैं आपको ये बता दूं कि वो अपना जुर्म कबूल करना है। हाँ आंटी, उसने अपने आप को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा कर दिया जाए। मामा, चल शेखर, हम लोग वहीं चलते हैं। आशीष, शेखर ऐसा नहीं कर सकता। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम मेरे पहले आए क्यों? शांत हो जाओ जया, शांत हो जाओ। मुझे शेखर के पास ले चलो, वो जहाँ भी है। पागलपन तो मैं तब कर रहा था जब ये सच इतने दिन तक छुपा के रख रहा था। हाँ मम्मी, मैं पागल था जो आपको इतनी मुसीबत में डाला। मुझे कोई मुसीबत नहीं है बेटा। मुसीबत हुई है मम्मी, मुसीबत हुई है। याद है मम्मी, मैंने आपसे एक दिन पूछा था कि आप ही मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। तो आपने ये कहा था मम्मी कि एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, जब भी मैं मुसीबत में हूं आप मेरे साथ होना चाहती हैं। तो फिर आप ही बताइए मम्मी, जब आप मुसीबत में हैं, मैं आपका बेटा होने के नाते क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपका साथ दूं? मम्मी, क्या मैं सिर्फ देखते रहूं? नहीं मम्मी, नहीं, नहीं मम्मी। मुझे तुम पे नाज है बेटा,
मुझे तुम पे नाज है। मुजरिम शेखर प्रसाद सिंह का इकबाल बयान और तमाम गवाहों और सबूतों की बिना पर यह साबित हो जाता है कि राहुल घोष की मौत शेखर प्रसाद सिंह के हाथों हुई थी। लेकिन साथ ही यह भी साबित होता है कि यह एक हादसा था जो अपनी जान बचाते वक्त शेखर के हाथों हो गया था। इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत शेखर प्रसाद सिंह को 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल की बामशक्कत कैद की सजा सुनाती है। जुर्माने की रकम अदा ना करने पर 6 महीने की सजा और सजा के पहले 3 साल अगर शेखर का बर्ताव ठीक रहा तो बाकी के 2 साल शेखर पैरोल पर छूट सकता है, लेकिन उसे हर हफ्ते पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी लगानी होगी। जया, चलो घर चलते हैं। रवि, मुझे एक पल के लिए अकेला छोड़ दो। तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। ठीक है, आओ प्रीति। कुछ नहीं कर सकता था। जानती हूँ विक्रम, मैं चलती हूँ। बहुत दिनों से मैंने काम पे ध्यान ही नहीं रखा। बाय विक्रम। जया, इतनी जल्दी एक मजबूत औरत का नकाब ओढ़ लेने की क्या जरूरत थी? कब समझोगी तुम? कभी कभार कमजोर बन जाना भी अच्छा होता है। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं, तुम्हारी ताकत बन सकता हूं। आजमा कर तो देखो एक बार। क्या देख रहे हो तुम? आंखें फाड़ फाड़ के देखने से पेट नहीं भरेगा। मुंह का इस्तेमाल करो अपने। चलो। अबे सुना नहीं? चले आते। नहीं नहीं, देखो, मुझे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रहे हो। देखो देखो। तुम हंस रहे हो मुझ पर? भाई, मुझे मजा आ रहा है। दरअसल यहां जब भी कोई नया कैदी आता ना तो उसे देख के मुझे बहुत मजा आता है। क्यों? क्यों? अरे भाई, यहां आने वाले किसी शख्स ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि वो यहां पे आकर इस कदर फंस जाएगा। हर किसी ने यही सोचा होगा कि खून करने के बाद वो बच जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो पकड़ा गया। और वो पकड़ा गया है, ये बात गले से उतारने में उसे बहुत वक्त लगता है। खैर, मेरा नाम इरफान है
मेरा नाम शेखर है, लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया है। तुमने खून नहीं किया है? इसने खून नहीं किया है? अरे भाई, तो फिर तुम्हें हम लोगों के साथ इस जेल में क्यों बंद कर दिया गया? भाई हम लोग तो शातिर बदमाश हैं, क्रूर हैं, हत्यारे हैं। एक एक्सीडेंट में एक लड़का मारा गया था और उसका इल्जाम तुम्हारे सर मढ़ दिया गया, क्यों? नहीं, मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। खुद पुलिस के हवाले कर दिया? भाई तुम्हें देख के तो ये लगता नहीं कि तुम्हें यहां पे होना चाहिए था। तुम्हें भी देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें यहां होना चाहिए था। दरअसल इरफान, हम में से किसी को भी यहां पे नहीं होना चाहिए था। हा? हम में से किसी को भी यहां पे नहीं होना चाहिए था। शेखर, अगर हम में से कुछ लोगों के किस्से तुम सुनोगे ना, तो तुम कहोगे कि समंदर में पानी के नीचे जो जेल होती है ना, उसमें हम सबको बंद होना चाहिए था, ताकि हम में से कोई अगर वहां से भागने की कोशिश करता ना, तो डूब के मर जाता। हाँ। नहीं इरफान, मुझे लगता है तुम लोगों का पहला गुनाह दरअसल गलती से हुआ होगा, एक भूल होगी। अगर तुम लोगों को तभी माफ कर दिया होता तो शायद तुम्हारे पास कहने के लिए, सुनने के लिए आज ये किस्से ना होते। इरफान, मेरे नाना जी भी पुलिस अफसर थे। वो कहते हैं कि जो मारा गया वही सबसे बड़ा मुजरिम था, क्योंकि ना जाने उसने ऐसा क्या किया कि सामने वाला इतना मजबूर हो गया कि उसने उसे मार डाला। और आज खून करने वाले को मुजरिम कहते हैं। शेखर, ये सब अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के बहाने हैं, फलसफे हैं सब। जबकि मुझे तो लगता है कि असली मुजरिम ये समाज, ये कानून है। कैसे? मैं तुम्हें समझाता हूं शेखर, कैसे? तुम मुझे बताओ, इस समाज या कानून को किसने ये अधिकार दिया कि वो किसी शख्स को सजा सुना सके, जबकि वो खुद मुजरिम है? जब इस समाज या कानून ने अपने फर्ज पूरे नहीं किए, तो उसे ये हक किसने दिया? पहले समाज को चाहिए कि अपने फर्ज पूरे करे, हर इंसान को बराबरी का दर्जा दे, हक के मामले में भी और पैसों के मामले में। तब जाके उसे यह अधिकार मिलेगा कि वो किसी इंसान को चोरी करने, झूठ बोलने या कत्ल करने के जुर्म में सजा सुना सके। समझे तुम? बोलते बहुत अच्छा। मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, सिवाय इसके आज तक मैंने किया ही क्या है। 11 सालों से बंद इस काल कोठरी में मैंने सिवाय सोचने क्या किया। एक बात पूछेगा, यकीन मानोगे, इन 11 लंबे सालों में तो मुझे पहले इंसान मिलेगा जिससे कोई बात करे या जो मेरी बात समझ सके। तुम्हारा गुनाह क्या है इरफान? ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर किसी दिन सुनाऊंगा। अभी तो हमें साथ में काफी दिन रहना है इस काल कोठरी में, बहुत वक्त मिलेगा। लेकिन तुम पहले खाना खाना। मुझे भूख नहीं है इरफान। तुम्हें भूख नहीं है? सच बोल रहे हो तुम? नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे हो। दरअसल तुम्हें भूख तो लगी है, लेकिन इस तरह का खाना खाने की बात तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें आदत तो इसकी डालनी ही पड़ेगी। हो जाएगी धीरे धीरे, अपने आप। तुमने कहा है ना, बहुत वक्त है यहाँ पे इन चीजों के लिए। एनीवे,
लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं खाओगे? थोड़ा सा भी नहीं? ठीक है, अब तो मुझे दे दो खाना, मैं खा लूंगा। हाँ, फेंका जाएगा ना तो मैं खा लूंगा। खाना दो, मैं खा लूंगा। इसे कहते हैं जिंदगी। जो खाना इसे इतना पसंद आ रहा है, उसे खाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता।